में किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में रुपीस में बनेंगे, रुपीस करेंसी में बनेंगे। लेकिन अगर ये पाकिस्तानी कंपनी कोई इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट का मीनिंग होता है पाकिस्तान के बाहर से कोई मशीनरी खरीद ले, कोई रॉ मटेरियल खरीद ले, और लेट्स अज्यूम अगर अमेरिका से फॉर एग्जांपल परचेज किया तो वहाँ की करेंसी फिर डॉलर्स होगी। तो अगर 1 लाख डॉलर्स की कोई मशीन खरीदी है तो आप उसे इंपोर्ट पाकिस्तान में जब कर लेंगे तो हम एज एन अकाउंटेंट उसकी क्या डबल एंट्री करेंगे? मशीनरी डेबिट है, कैश या पेबल क्रेडिट है, लेकिन 1 लाख डॉलर्स में हमें उन डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट्स वगैरह वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने। डॉलर्स को रुपयों में कन्वर्ट करके पाकिस्तान में रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर पाकिस्तानी कंपनी वो एक्सपोर्ट्स कर रही है, पाकिस्तान से बाहर चीजें बेच रही है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब में चीजें उसने बेची हैं, तो सऊदी अरब की करेंसी है रियाल्स, तो फिर सेल जब रिकॉर्ड करेंगे तो रियाल्स को पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान से बाहर ट्रांजैक्शंस होंगी जिस भी करेंसी में होंगी, डॉलर्स, पाउंड्स, यूरोज, जापानीज येन वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी करेंसी जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं अदर देन रुपीस, तो उन्हें फिर पाक रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप माशाल्लाह आप इंटरनेशनल किस्म के अकाउंटेंट हैं, अगर कभी अमेरिका में जाके आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट बन जाएंगे तो वहाँ की लोकल करेंसी पर यूएस डॉलर्स हो जाएगी, तो आप डॉलर्स में अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे। तो डॉलर के अलावा अगर किसी दुनिया के मुल्क में किसी करेंसी में ट्रांजेक्शन हो गई तो वो अमेरिका के एंगल से फॉरेन करेंसी होगी। अगर आप इंग्लैंड में हैं तो पाउंड्स के अलावा जो करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी होगी। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस मुल्क में हैं, उस मुल्क की करेंसी लोकल करेंसी हो जाएगी, और उस लोकल करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज होंगी वो सारी फॉरेन करेंसी। तो अब इस टॉपिक में हमने ये डिसाइड करना है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री से चीजें खरीदी गई हैं, फॉरेन कंट्री में चीजें बेची गई हैं, फॉरेन करेंसी में एक लोन लिया गया है, फॉरेन करेंसी में लोन दिया गया है, डॉलर्स में भी लोन आ जाता है, आपको बताइए डॉलर्स के ही लोनों की जरूरत है, तो डॉलर्स में लोन आ जाए, डॉलर्स में इस फॉरेन करेंसी मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है। इसका स्टैंडर्ड लिखना IAS 21। तो ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है, जैसे हमेशा आपने लॉजिकली सोचा, इंशाल्लाह अगर यहाँ भी लॉजिकली सोचेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं। तो इसको इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का पहले मैं एक बिल्कुल आसान सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स अज्यूम परचेज ट्रांजैक्शंस है, फिर उसके बाद सेल ट्रांजैक्शंस पे आता हूँ। तो एक हेडिंग लिखना, लेट्स अज्यूम फॉरेन करेंसी परचेज ट्रांजैक्शंस। इसको समझने के लिए थोड़ा सा डाटा लिखना जरा। गुड्स परचेज फ्रॉम an Australian supplier फिलहाल आपने ये अज्यूम करना है कि हम पाकिस्तान में ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर एग्जांपल फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 10,000। अब एक यूएस डॉलर है, लेकिन यहाँ क्या लिख रहा हूँ, AU ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और डॉलर का साइन 10,000। तो छोटे छोटे कुछ सिनेरियो वैसे जरा बना लीजिए। सारी ट्रांजैक्शंस फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि कहाँ बैठ के रिकॉर्ड करनी है, पाकिस्तान में। जी अब 1 जनवरी 2020 परचेज डेट, गुड्स आपने परचेज की हैं, बताएं क्या एंट्री करें। परचेजेस डेबिट है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। बैठ में लिखते थे पेइंग द अमाउंट बाय चेक। लेट्स अज्यूम फॉर सेक ऑफ डिस्कशन पहली एग्जांपल पेइंग द अमाउंट। अच्छा ये कैश अब डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता,
हमने कैश भेज दिए बोरियों में भर के, तो ये बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पेमेंट होगी, तो हमेशा बैंक क्रेडिट या बैंक डेबिट बोलना है, पेइंग द अमाउंट बाय चेक। मतलब बाय डिफॉल्ट मींस कैश की जगह जरा बैंक इन्वॉल्व रखें, बैंक क्रेडिट बैंक डेबिट अगर पैसे आ रहे हैं। जी सर जी फाइनल करें, मैंने लिख दिया सब कुछ, क्या करें? ट्रांजैक्शन डेट है 1 जनवरी 2020, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, अमाउंट बताएं। $10,000 से एंट्री कर लें। अब पाकिस्तान में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये डॉलर्स में अब अकाउंटिंग नहीं हो सकती, हमें इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को रुपीज में कन्वर्ट करना। उसके लिए आपने ये करना होता है कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन डेट का आपने मार्केट का ऑस्ट्रेलियन करेंसी से पाकिस्तानी रुपीस का एक एक्सचेंज रेट देखना होता है, उसे स्पॉट रेट बोलते हैं। जिस दिन का रेट ले रहे होते हैं वो उस दिन का एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट करना। तो हमें किस दिन का एक्सचेंज रेट चाहिए? तो डेफिनेटली एग्जामिनर डाटा देगा, हमने बस उसको यूज करना है। आप इसके नीचे लिखना, लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट ऑन exchange rate on 1st January 2020 was rupees 85 per 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले कितने रुपए जाएंगे? 85। हमारे कितने, उनके कितने? हमारे इतने सारे, उनका सिर्फ एक। ये हुई ना बात, ऐसे ही नहीं यार, हमारे कहाँ एक कहाँ 85? जी सर जी, कितने उनके? 10,000 उनका, हमारा $10,000 देना। तो $10,000 कितने रुपयों के आए होंगे जो हमने अब देने? हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए कि हम $10,000 ले सकें? इन $10,000 को रुपयों में कैसे कन्वर्ट करूं? 10,000 डिवाइड बाई 85, मल्टीप्लाइड बाई 85, आंसर 850,000। ये डिवाइड बाई क्या करें? नहीं, वन कौन भाई बोल रहा? नहीं सही बोल रहा, मैंने भी बोला लेकिन अभी जरूरत नहीं, शायद हमने किया वही है बगैर लिखे, लेकिन इस वक्त बच्चे मेरे ख्याल इजीली वहां तक पहुंच गए। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इनको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया है। फिलहाल इन्होंने जो सही किए वो ऑटोमेटिक हो गया, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो एक मिनट, थोड़ी देर बाद वो बात करते हैं। अगर फौरन से वापस आना हो तो वैसे आ जाएंगे, लेकिन पहले यहाँ से फौरन से यहाँ तो है। फौरन से वापस कौन आता है सर? कमाल हो गया, तो पागल है सर, इतनी मुश्किल से तो बाहर जाता है। फौरन से वापस, फौरन वापस, इतनी जल्दी नहीं, आराम से आ जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी आ जाएंगे यार, इस तरह ना कर, इतनी मुश्किल से सोच के नहीं, वही होना है सर, वही होना। फिलहाल क्या हुआ है, किसको किस में कन्वर्ट किया? फॉरेन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया। ठीक है, 8,50,000 रुपए अगर हो आपके पास तो उसके फिर 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इन अदर वर्ड्स 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देने का मतलब कि 8,50,000 रुपए की ट्रांजैक्शन। समझ आ गई सर? सेकंड लिखें इसको, सिनेरी वाइज कर लें इसे, सिनेरी 1 समझ लो। 1 सेम ट्रांजैक्शन, लेट्स अज्यूम, अब ये ऊपर परचेज की भी ट्रांजैक्शन, लेट्स अज्यूम सेम ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शन बट सपोज it is on credit and payment is to be made on and payment is to be made on 15th January 2020 suppose। लेट्स अज्यूम वही ट्रांजैक्शन ऊपर हुई है, लेकिन पहले हमने क्या अज्यूम किया,
क्या अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया? कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन लेट्स अज्यूम कैश ट्रांजैक्शन की बजाय बाकी सब कुछ वही है, क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है, चीजें खरीदनी है किस दिन, 1 जनवरी को, लेकिन सपोज पेमेंट होनी है 15 जनवरी मीन्स 15 दिन बाद। प्लीज साथ साथ जरा लिंक करना, कहां तक डाटा कॉमन है? परचेज डेट 1 जनवरी है, लेकिन अब पेमेंट उसी दिन की बजाय सपोज 15 दिन बाद होनी है। एक सेंटेंस और लिखना, एंड लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट ऑन, अभी एक्सचेंज रेट सेम ही रहते हैं, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट करते रहते हैं, फ्लक्चुएशन का मतलब ऊपर नीचे तब्दील होते रहते हैं। लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट ऑन 15 जनवरी 2020 is rupees 88 पर 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पहले रेट मैंने क्या अज्यूम किया था? क्या ऑस्ट्रेलियन डॉलर महंगा हो गया? सर जी हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी, सस्ती नहीं बनानी, और जाने दें यार, सस्ता हो गया। पहले कितने रुपयों का डॉलर मिल जाता था, अब गेम कहाँ चली गई है। चलिए जी, अभी सेकंड सिनेरियो में डेट वाइज ट्रांजैक्शन सारी करवानी है जो जो रेलिवेंट है। सेम सिनेरियो, परचेज किसी रिकॉर्ड होगी 1 जनवरी 2020 डेट लिखे, परचेज उसी दिन बेटा रिकॉर्ड होगी, क्या एंट्री होगी? परचेजेस डेबिट, अब कैश नहीं, फॉरेन करेंसी पेएबल, क्रेडिटर, फॉरेन क्रेडिटर पेएबल लिख लो, फॉरेन करेंसी पेएबल, क्रेडिटर है वैसे, क्रेडिटर फॉरेन करेंसी पेएबल, कुछ भी लिखना चाहिए, एक लाइबिलिटी बन जाएगी। अच्छा, मैंने जो इस सिनेरियो में आपको रेट बताया 88, किस दिन का बताया? डेफिनेटली ये क्वेश्चन में एक सिनेरियो दिया हुआ, वरना आप जरा 1 जनवरी पे एक सेकंड रुको, आपको उस दिन नहीं पता होगा कि 15 जनवरी वाले दिन रेट क्या होगा, आपको तो किस दिन का ही रेट पता होगा। तो देयरफॉर फिलहाल आप ये ट्रांजैक्शन किस रेट पे ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस रेट पे क्यों रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं? वो तो 15 को पता चलेगा, हो सकता है 85 से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, फ्लक्चुएशन के रिजल्ट में क्या हो जाए अभी हमें नहीं पता। तो इट मींस परचेज की ट्रांजैक्शन स्पॉट रेट ऑन 1 जनवरी 2020 पे ही रिकॉर्ड होगी, उस दिन हमें यही रेट पता। तो फिलहाल क्या करूं, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 85 इज इक्वल टू 8,50,000। ओके सर, अच्छा अब ये सारा बिजनेस आपने अपना ही समझना है ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट रेलिवेंट डेट बता, अब 15 जनवरी को क्या होना है, दोबारा गुड्स आनी है, अब पेमेंट होनी है, अब कंसंट्रेट करना आपको, जरा मुझे करवा दें, एक एंट्री मेरे साथ देख लें, बाकी फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह पता चल रहा है। इस दिन अब क्या होना है, 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे होने, डॉलर्स में फ्लक्चुएशन नहीं होनी, 10,000 ही, एक्सचेंज रेट की वजह से शायद रुपीस में फर्क आना है। तो सबसे पहले आसान चीज पे जाएंगे हम हमेशा, पहले आप पेमेंट का डिसीजन लें, इस दिन हमारे कितने पैसे जा रहे होंगे इन टर्म्स ऑफ पाक रुपीस, 10,000 डॉलर इंटू 88, यहां तक ठीक है? ये फिगर आ गई 8,80,000, इससे मत देख के लिखे, आप मैं आपको बनाइएगा, पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट होगी 8,88,000 विच मींस वंस अगेन फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट। स्पॉट रेट किसको बोल रहा हूँ, जिस दिन में हम हैं उस दिन का रेट जो है वो स्पॉट रेट कहलाता है, स्पॉट रेट ऑन दैट डेट विच इज ऑन 15 जनवरी 2020, तो बैंक क्रेडिट हो गया। अब आप मेरे क्वेश्चन जरा वर्ड सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, कितने रुपए की लाइबिलिटी कितने रुपए में सेटल हो रही है, 8,50,000 वाली लाइबिलिटी 8,80,000 में सेटल हो रही है, आपका बिजनेस है, बताएं आपको कैसा लग रहा है, कितने रुपए की लाइबिलिटी कितने रुपयों में सेटल हो रही है। तो फिर ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन है इसकी वजह से फिर गेन लॉसेस बन जाते हैं। तो एंट्री लिखने का तरीका क्या है, पेएबल रिकॉर्ड हुआ था 8,50,000 पे,
लेकिन पेमेंट सेटल हुई है, सेटलमेंट हो रही है 8,80,000 रुपए पे, देयरफॉर 30,000 लॉस बनता है। और अगर आप एंट्री सही तरीके से करेंगे तो ऑटोमेटिकली गेन लॉस भी सही जगह खुद ब खुद आ जाएंगे। मेरी एंट्री जरा देखें, 8,50,000 से लायबिलिटी डेबिट हो रही है, 8,80,000 से बैंक क्रेडिट हो रहा है, मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है। कितना फर्क किधर है? ये 30,000 क्या है? ये फॉरेन एक्सचेंज का लॉस है। इसके लिए वर्ड जरा थोड़े से कम करके लिख लेते हैं, इसे फॉरेक्स लॉस कहते हैं। और ये फॉरेक्स लॉस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। क्या करेंसी की फ्लक्चुएशन से आपको कोई नुकसान हो गया है? पाकिस्तानी रुपयों में 30,000 रुपए का नुकसान हो गया है। अगर हम उसी दिन काश पैसे दे देते जिस दिन चीजें आई थी तो 8,50,000 देना पड़ना था, लेकिन 15 दिनों के अंदर 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 करेंसी इस तरह से फ्लक्चुएट हुई है कि पाकिस्तानी रुपयों में 30,000 का नुकसान हो गया है। अगर ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का रेट 88 से 80 हो जाता तो 8,50,000 रुपए की लाइबिलिटी अगर 8 लाख रुपए पे सेटल होती तो आपको कितने रुपए अच्छे लगने थे? इसे कोई रॉकेट नहीं बनाना है। जब भी आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह गेन होगा, और जब बुरा लगेगा आप लॉस होगा आपको। आप नॉर्मल लोग हैं, आई होप कि आपको वही लगेगा जो नॉर्मली सबको लगता है। अच्छा लगेगा तो इंशाल्लाह गेन निकलेगा, और अगर बुरा लग रहा होगा तो, और अगर डेबिट फिगर आ रही होगी तो लॉस है, और अगर क्रेडिट फिगर आ रही होगी तो एक्सचेंज गेन हो जाएगा। लिखें जी एंट्रीज। और काइंडली जिस तरीके से आपने मुझे लिखवाई है, पहले मैंने क्या डिसीजन लिया फिर मैंने क्या लिया, तो काइंडली खुद से भी वैसे ही लिखें। बाकी ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ एमएफए वाले हजरात भी मैदान में मौजूद हैं और वो बड़ों वाली बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं खुद वहां जाता हूँ फिर पूछूंगा। इस वक्त आप बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है और एक अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम का होता है। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल रहने में प्रॉफिट एंड लॉस मैंने लिखा, विच मींस अदर एक्सपेंसेस समवेयर। अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम में सिर्फ एक चीज होती है, उसको मेरे ख्याल इस वक्त रहने देते हैं, भूला होगा। नहीं वो ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से मेरी मुराद ये है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया नहीं देना। स्टार्ट में क्या आता है? सेल से आगे चलते जाए, आगे अदर इनकम। अगर शायद गेन होगा तो अदर इनकम है, और अगर लॉस है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में समझे, एक्सपेंसेस में प्लस हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद की बात है, अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम हमारी बहस में। प्रॉफिट एंड लॉस मींस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले पहले। जी ओके जी, एनी कंफ्यूजन? ये थर्ड सिनेरियो बनाए, same as above except payment is to be made on consent date. Payment is to be made on 15th February 2020, and let's assume accounting year ends on थोड़ा अनयूजुअल सा है लेकिन हो सकता है। अकाउंटिंग ईयर किसी भी दिन एंड हो सकता है। लेट्स assume 31 जनवरी हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड है। मतलब इसका ये हुआ, परचेज ट्रांजैक्शन किस दिन है? सेम एज अबव 1 जनवरी 2020। पेमेंट डेट अब 15 जनवरी नहीं है, 15 फरवरी है। और लेट्स अज्यूम ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट, क्या बोला मैंने? परचेज डेट और पेमेंट डेट। सेटलमेंट डेट मींस जैसे लाइबिलिटी सेटल होनी है, उसके दरमियान में ये रहा 31 जनवरी को। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डेट? 1 जनवरी
एज अबव, लेकिन पेमेंट डेट 15 जनवरी की बजाय 15 फरवरी कर दी मैंने, और 31 जनवरी पे सपोज ईयर एंड हमारा आ जाना। इट मीन्स क्या, 31 जनवरी ईयर एंड वाले दिन हमारी लायबिलिटी रहती होगी अभी, वो देख लेते हैं करंट या नॉन करंट, लेकिन लायबिलिटी होगी। अभी मैंने ऊपर पहले स्लैरी में क्या ज्यूम किया, जरा रिवाइज करें। फर्स्ट मैंने क्या ज्यूम किया, परचेज हुई साथ ही सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट का मतलब होता है पैसे जाना, लेकिन अगर रिसीव होना हो तो उसे भी सेटलमेंट बोला जाता है। पैसों का आना जाना सेटलमेंट है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट सिनेरियो में मैंने ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट सेम रखी। सेकंड सिनेरियो में ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट डिफरेंट तो थी, लेकिन ईयर एंड का इशू नहीं था। अब मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के ड्यूरेशन में एक ईयर एंड भी आ रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं ही भी डिस्कस करता हूँ आप, लेकिन यहाँ दो एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट्स पर लिख लो। लेट्स अज्यूम एक्सचेंज रेट ऑन 15th February 2020 is ₹87 per 1 Australian dollar, and on 31st January 2020 is ₹89 per 1 Australian dollar. क्या क्या कॉमन है, क्या डिफरेंट है, जरा पहले सोच लो। व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डेट, बता दें। 1 January 2020, व्हाट वाज द एक्सचेंज रेट ऑन दैट डेट, 85, वो कॉमन है, ठीक है। व्हाट इज द सेटलमेंट डेट नाउ, 15 फरवरी का स्पॉट रेट 87 है, 87, और ईयर एंड की डेट है 31 जनवरी, जिसका मैंने स्पॉट रेट अज्यूम किया है 89। आई डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें। फर्स्ट डेट बताएं, 1 जनवरी 2020 की ट्रांजैक्शन जरा काइंडली सब लोग खुद से रिकॉर्ड करें। स्पॉट रेट, सॉरी, फॉरेन करेंसी आप लेंगे और उस दिन के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 8,50,000। तरीका क्या बोला, रिपीट कर देंगे। फॉरेन करेंसी की अमाउंट लेंगे और जिस डेट पे वर्किंग कर रहे होंगे उस दिन का स्पॉट रेट ढूंढ के मल्टीप्लाई कर, उस दिन का स्पॉट रेट ढूंढ के अप्लाई कर। नेक्स्ट अब डेट क्या आनी चाहिए, नहीं ईयर एंड की डेट क्यों आनी चाहिए, सेटलमेंट डेट क्या है 15 फरवरी, तो वो पहले नहीं आएगी। 15 फरवरी ईयर एंड के बाद डेट आएगी, तो 31 जनवरी पे क्यों रुकना, नहीं ईयर एंड पे क्यों रुकना, ईयर एंड पे क्यों। हाँ जी एक मिनट रुके जरा, 31 जनवरी, 31 जनवरी 2020 डेट लिखो, ईयर एंड 31 जनवरी ईयर एंड। असल में हुआ ये है कि जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है 31 जनवरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है, क्या उसमें ये लायबिलिटी अभी आएगी, ये लायबिलिटी आएगी $10,000 वाली पेमेंट अभी नहीं हुई, हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये लायबिलिटी आनी है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है एज ऑन, और एज ऑन का यह मतलब हो जाएगा एज ऑन 31 जनवरी। 8,50,000 जरा देखें, 8,50,000 जो लाइबिलिटी है ये तो 1 जनवरी के रेट से बनी हुई है लाइबिलिटी, तो डॉलर तो 10,000 ही देने हैं, लेकिन एज ऑन 31 जनवरी इस लाइबिलिटी को रीमयर होना चाहिए
बेस्ड ऑन द स्पॉट रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट एज ऑन होती है सर, तो $10,000 देने तो हैं, लेकिन $10,000 को 8,50,000 रुपयों में कन्वर्ट तो महीना पहले किया था। तो एज ऑन अब लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी बेस्ड ऑन द स्पॉट रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्लोजिंग डेट की स्पॉट रेट आपको रिक्वायर्ड हो। तो ये ट्रांजैक्शन, ये जो हमारे फॉरेन करेंसी है, इसको फिर ट्रांसलेट किया जाता है किस डेट पे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे। तो लायबिलिटी अब रीमेजर होनी है। बात समझ आ रही है प्लीज? क्यों रीमेजर हो रही है? एज ऑन बैलेंस शीट डेट है। व्हाट वाज द स्पॉट रेट? स्पॉट रेट होने रहा है 89 10,000 इंटू 89 8,90,000 87 बाद में हुआ है, दो के रिजल्ट में हुआ है। पहले 89 हुआ है ईयर एंड पे। 87 कब होगा वो तो बाद में, हमें नहीं पता उसने होना है, सेटलमेंट डेट का तो बाद में होगा। तो 89 रुपीज इस वक्त पर डॉलर हमारा रेट चल रहा है। तो $10,000 है मल्टीप्लाइड बाई 89, तो 8,90,000 अब हमारी लाइबिलिटी हो चुकी है। लाइबिलिटी कितने से बढ़ के कितनी हो चुकी है? 8,50,000 से बढ़ के 8,90,000 पे आ गई है। तो क्या 8,90,000 पे रिकॉर्ड करें या डिफरेंस से बढ़ा दें? 8,50,000 पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइबिलिटी में कितना और इजाफा होना चाहिए? तो 40,000 से अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या एंट्री बनेगी? लाइबिलिटी क्रेडिट। पहले आपने मेन चीज पे फोकस करना, लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 40,000 से। और क्या लाइबिलिटी बढ़ना आपको अच्छा लग रहा है? कितना बुरा लग रहा है? 40,000 रुपया बुरा लग रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस के नाम से डबल एंट्री पूरी होती है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें, कॉन्सेप्टली बात समझ आती है? ये जो एंट्री अगर मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ तभी होगी अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दौरान में कहीं बीच में ईयर एंड आ जाए। तो ईयर एंड पे फिर आप अपनी फॉरेन करेंसी जो ट्रांजैक्शन है उसकी लायबिलिटी को, और अगर रिसीवेबल भी हो सकता है, उसका फिर आप रीमेजर करेंगे। इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन करेंगे। इस केस में हम अपनी लायबिलिटी रीट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम 85 रुपीज टू 89 रुपीज पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आए जरा वर्किंग करवा, क्या बोला जा रहा है? 10,000 इंटू 89 माइनस 8,50,000, वो सॉल्व हुआ है, डेफिनेटली दोबारा सॉल्व किया जा सकता है। 10,000 इंटू 89 मींस क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो मैंने कंपेयर कर लिया कितनी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कितना डिफरेंस आ गया? 40,000। तरीका इसका क्या होना चाहिए एंट्री करते हुए? कंसंट्रेशन लाना, ऐसा नहीं। क्या लायबिलिटी बढ़ रही है? अगर बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, और रिलैक्स होकर डबल एंट्री पूरी कर लें। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल चला जाएगा 40,000। ये एंट्री बनाने का तरीका समझ आ रहा है सर? पहले क्या डिसीजन लें कि लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आना है, और डिफरेंस इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। एक नजर देख लें, कोई मेरी बात में कंफ्यूजन रहेगी तो बता दें। जी नोटेड है सर? जी कोई कंफ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर, एक और एंट्री करवा दें जरा सेटलमेंट डेट पे, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 15 फरवरी 2020। जी करवा दें काइंडली, जरा डाटा जरा देख लें अपनी एंट्रीज, पहले पुरानी बाद में आराम से लिख लीजिएगा। सबसे पहला डिसीजन सेटलमेंट डेट पे पैसे कितने आ रहे हैं जा रहे हैं, कितने जाएंगे? डॉलर 10,000 ही है, लेकिन किस हिसाब से अब जाएंगे? 87 8,70,000। अब मेरे वर्ड सुने और काइंडली आंसर दीजिएगा, कितने रुपए वाली लाइबिलिटी कितने रुपए में सेटल हो रही है? 8,50,000। 890 वाली या 850 वाली लाइबिलिटी कितने में सेटल हो रही है? कैसा लग रहा है?
मतलब ठीक है, अगर ये भी अच्छा ना लगता तो क्या कर लेते, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छा ही लगा। तो कितने वाइली लाइबिलिटी मींस पेबल कितने पे आ गया हुआ है, 850 से 890 पे आ गया था, तो 890 से पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट, गेन है लॉस है, ऑटोमेटिकली डिफरेंस किधर आ रहा है, तो गेन लॉस इज अ बैलेंसिंग फिगर, डेबिट फिगर इज लॉस एंड क्रेडिट फिगर इज फॉरेन एक्सचेंज गेन। In either of the case, both figures will be in profit and loss in other income अगर gain है। तो इस थर्ड सिनेरियो में हमने ये पढ़ा कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो और सेटलमेंट डेट, ट्रांजैक्शन डेट सेटलमेंट डेट के दौरान ईयर एंड आ जाए, तो ईयर एंड में फिर लायबिलिटी को रीमैयर होना चाहिए बेस्ड ऑन द स्पॉट रेट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। एक नजर देख लें एंट्रीज, कोई कंफ्यूजन किसी जगह। जी हरी साहब, वो तो प्रॉफिट लॉस में गया हुआ है, पिछला लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में गया हुआ है, वो पिछला काउंटिंग ईयर है, ये अब अगला काउंटिंग ईयर है, वो उस साल का लॉस है, ये इस साल का गेन है। ऐसा वो लॉस कहीं अलग नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, और ये गेन भी कोई अलग नहीं पड़ा, प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। ऑटोमेटिकली जो बात करें शायद एडजस्ट हो जाएगा अगर हिम्मत करेंगे तो। पिछला साल जहन में लाए जरा, एंट्री देखें सेकंड लास्ट, 40,000 का लॉस आया था, ये प्रॉफिट लॉस में गया होगा उस साल, और अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग्स में 40,000 कम हो गया होगा। हिम्मत हिम्मत हिम्मत। अब इस साल जब हम ये 20,000 रिकॉर्ड करेंगे तो अदर इनकम में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन ये दो डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स है, ये पिछले साल में जाके नहीं हो रहा, जिस साल में हमें उसी साल की एडजस्टमेंट है। असल में ये जो डिफरेंस है 89 से रेट का 89 से 87 होना, ये किस साल इवेंट हुआ है, ये पिछले साल नहीं हुआ, पिछले साल तक लॉस ही था। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से तो करेंसी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुई है हमारी, ये स्ट्रांग हुई है या वीक हुई है करेंसी, करेंसी हमारी स्ट्रांग होने से कम रुपए देने पड़े हैं, तो ये करंट ईयर का इवेंट है, देयरफॉर करंट ईयर में इफेक्ट होगा। अल्टीमेटली होपफुली अगर हम रिटेन अर्निंग्स पे इफेक्ट देखें तो मेरा ख्याल है शायद 20,000 का बस फर्क रह गया, 40,000 लॉस था, 20,000 गेन है, तो नेट बस 20,000 का फाइनली लॉस है। 85 रुपीज की ट्रांजेक्शन थी और 87 में फाइनली सेटल हो रही है, फाइनली 87 में सेटल हो रही है, लेकिन क्योंकि बीच में ईवेंट था तो वहाँ 4 रुपए का वहाँ फर्क पड़ा था एक्स्ट्रा, और यहाँ 2 रुपए फिर कंपेरेटिवली कम होने से नेट लॉस वही 20 है, लेकिन वो किसी एक साल में नेट नहीं हो रहा, पिछले साल 40 हुआ, अगले साल लगा गेन रिकॉर्ड हो रहा। ठीक है जी हाजिर साहब। जी डेफिनेटली रेट चेंज होगा तभी बढ़ाई होगा, अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की और रेट ही नहीं बदल रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम अकाउंटेंट्स की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है कि कुछ हो ही ना, हमें हम एंजॉय करते हैं अगर कुछ हो तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अब ये बात हो गई जरा परचेज ट्रांजैक्शंस की, सिचुएशन रिवर्स कर लें, सेल ट्रांजैक्शंस, एक्सपोर्ट्स भी हो सकती हैं, सेल ट्रांजैक्शंस, एक नया सिनेरियो क्रिएट करना है, लेट्स अज्यूम आप पाकिस्तानी कंपनी, सोल्ड गुड्स टू अ कस्टमर in Saudi Arabia for rupees 20, sorry, for
20,000 रियाल्स। Receiving the amount, on 15 June 2022. Receiving the amount on same date. उसके बाद कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस फाइनल करना। जी एंट्री लिखे कैश के लिए अगर बैंक कर रहे हैं कैश ट्रांजैक्शन है शायद बैंक डेबिट नहीं रिसीवेबल बेटा नहीं रिसीविंग द अमाउंट ऑन द सेम डे पैसे आ रहे हैं बैंक डेबिट गुड जाने दे गुड यार खुदा का नाम है सेल हो रही है बैंक डेबिट सेल क्रेडिट यकीनन जो आपके ज़हन में है वो एक और काम है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट फिर वो कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होगी इतने जालिम ना बने सेल की एंट्री बोलेंगे आंखें बंद करके सेल डेबिट सेल क्रेडिट बस सही कर लें जरा सेल की एंट्री तो बता दो डेटर या कैश डेबिट सेल क्रेडिट सेल प्राइस से गुड्स अगर कम होंगी तो कॉस्ट प्राइस से होंगी कॉस्ट ऑफ सेल है जी सर अमाउंट बताएं 20,000 रियाल एक्सचेंज रेट चाहिए होगा लिख लें एक लाइन में एक्सचेंज रेट इज रुपीस लेट्स अज्यूम 55 पर 1 रियाल ये डेफिनेटली हमने एक्सचेंज रेट खुद से नहीं सोचना होगा ये एग्जामिनर हमें बताएगा क्या करें सर अमाउंट बताएं कैसे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 55 11 लाख उनके कितने हमारे कितने उनके सिर्फ 20,000 हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 11 लाख उनके जेब में आ जाएंगे हमारे बोरी में आएंगे नंबर 2 सर सेकंड सिनेरियो ये क्लियर है प्लीज बाकी कॉस्ट ऑफ सेल वाली भी एंट्री होनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक क्रेडिट लेकिन कितने से कॉस्ट प्राइस से ये सेल प्राइस होगी तो अगर कॉस्ट अवेलेबल हो तो वो एक अलग एंट्री है जिससे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा कितने मासूम ना बन जाएगा पढ़ाई के दौरान क्या है बैंक डेबिट गुड्स क्रेडिट नहीं काउंटिंग शुरू सेम सिनेरियो सेम एग्जांपल except receipt date is 25th June and exchange rate is rupees 57 per 1 euro. सेल डेट वही है लेकिन रिसीट डेट 25 जून हो गई जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी करें शुरू सेल डेट जी 15 जून डबल एंट्री रिसीवेबल डेटर फॉरेन डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट अब 15 जून को कौन सा रेट पता होगा 55 तो मींस $20,000 ये बड़ा एक सिनेरियो बस मैंने चेंज किया तो फिगर अभी मैं लिख रहा हूँ
चलिए मेरे साथ ही चले चले, मेरा ख्याल है अगर यही समझना तो कर लेते हैं। 20,000 रियाल से ये सेम एग्जांपल कंटिन्यू है। 20,000 रियाल से ट्रांजैक्शन डेट 15 जून है और उस डेट पे स्पॉट रेट था 55। तो वहां तक तो एज इट इज है, बाकी फिर आगे मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो 15 जून को बेटा हमें कौन सा रेट ही पता होगा जो उस दिन का स्पॉट रेट होगा। तो 11 लाख से रिसीवेबल रिकॉर्ड होंगे। डन है सर। देन अब रिसीट डेट मीन सेटलमेंट डेट क्या है? तो सेटलमेंट डेट का मतलब जिस दिन पैसे जाने या आने हैं, जिस दिन कैश इन्वॉल्व होना है, वो सेटलमेंट होगा। जी सर, जरा पहले करवा दीजिएगा। और इसका भी तरीका है वही आप जरा, लेकिन शायद उलट हो जाएगा। आप बताएं पैसे आएंगे कितने? अच्छा, ये कोई फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, फॉरेन करेंसी वही है 20-20। फॉरेन करेंसी के रुपए नहीं बदल रहे, एक्सचेंज रेट चेंज होने से रुपीस में चेंजेस आ रही हैं। $20,000 जी मल्टीप्लाइड बाय 57, आंसर 11,40,000। सेंटेंस में गौर से आंसर देना है। कितना रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ है? 11 लाख का रिसीवेबल 11,40,000 में रिसीव हुआ है। तो कितने रुपए बुरे लग रहे हैं? और जाने तो रेट बढ़ा है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें रेट कम ज्यादा होने से कोई गर्ज नहीं है। हमें अच्छा लगेगा तो गेन है, बुरा लगेगा तो लॉस है। जब हमारा मफाद होगा तो रेट बढ़ना अच्छा लगेगा, जब हमारा मफाद होगा तो रेट कम होना भी बुरा लग सकता है। यहाँ अगर रेट बढ़ा है तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? तो ये कोई साइंस नहीं कि रेट बढ़ेगा तो बुरा लगेगा। अपने एंगल से सोचना है कितना रिसीवेबल कितने में रिसीव हो रहा है। तो एंट्री करने का तरीका पहले पैसे। अब बताएं रिसीवेबल कितने से रिकॉर्ड हुआ था, उसने क्रेडिट होना है। ऑटोमेटिकली अगर आप एंट्री ठीक करेंगे तो डिफरेंस इंशाल्लाह उधर ही आएगा जिधर आना चाहिए। 40,000 का एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज गेन समझ आता है प्लीज? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कम रिसीवेबल ज्यादा में रिसीव हो गए, 11 लाख की जगह 11,40,000 रिसीव हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि गेन हो रहा है लॉस हो रहा है? अच्छा लगेगा तो गेन है, बुरा लगेगा तो लॉस है, मेरा ख्याल ये है। क्योंकि अगर आप पिछला सिनेरियो देखें, वहां जब रेट बढ़ा है लॉस है, देख नहीं मतलब यहाँ रेट बढ़ा है तो गेन है, वहां रेट बढ़ा है क्योंकि पैसे देने हैं, बुरा लग रहा है। यहाँ रेट बढ़ा है क्योंकि पैसे लेने हैं, तो हमें कोई रेट बढ़ने से कम होने से गर्ज नहीं है, अच्छे और बुरे से ज्यादा बेहतर है। क्लियर है सर? बहरहाल एंट्री अगर हम सही तरह करें तो होपफुली बैलेंसिंग फिगर वहीं आती है जहां शायद आनी चाहिए, गेन ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो रहा है। एक लास्ट एग्जांपल नोट कर लें, जो ऑनलाइन साथ है। थक तो नहीं गए हैं सर? अगर आज भी थक गए हैं तो इसका मतलब है कि ये तो थकना एक कांस्टेंट फैक्टर है, तो इसकी शायद अब बहस ही नहीं होनी चाहिए। थर्ड सिनेरियो लिखें, सेम एग्जांपल एज अबव, same example as above except receipt date is receipt date is 5th July 2022 and accounting year ends on 30th June 22. June 2022. Exchange rate on exchange rate on 5 July 5th July 2022 was rupees 55 था सबसे पहले,
suppose 58 and on 30th June 2022 was rupees 60 per 1 रियाल। ये काइंडली जरा इंडिविजुअली करें। इस सिनेरियो की 3 एंट्रीज इंडिविजुअली जरा सोच कर देखें। ये कॉपी है, इसे काउंट हो गए बच्चे? एक मिनट। जी मौलाना, आपके आप दोस्त के साथ आपकी लड़ाई होगी? अच्छा हो गया वैसे क्लास की हद तक, लेकिन अगर क्लास के बाहर लड़ाई है तो मसला खराब। क्लास के बाहर तो ठीक है ना? नहीं, क्लास के अंदर तो अच्छा ही हो गया अगर होगी। जी फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट सर। अच्छा हो गया जगह भी जरा बदल गई ताकि जरा महसूस हो कि FA1 से FA2 में आ गए, वरना उधर ऐसे ही लगता है जैसे वही जमाना चल रहा है। नोट कर ली एंट्रीज? करें करें, चले 2 मिनट और में। FA2 इशू नहीं है सर, FA1 पढ़ने के बाद बस मसला कॉस्ट का आना है जो पढ़ रहे हैं। जी वेटिंग फ्रॉम साइड, अगर लिखने तो बता दो। इंशाल्लाह वो भी इशू नहीं है सर, बिस्मिल्लाह पढ़ें बस लग रहा है। कॉस्ट भी इसीलिए इशू है कि वो रह जाती है। रह जाती का मतलब डेली बेसिस पे दिल नहीं करता, अगर हिम्मत की जाए, लेकिन बार उसमें हिम्मत ना ज़्यादा चाहिए। तो डेफिनेटली है, प्रैक्टिस ही, क्वेश्चन ही हैं, लेकिन गेम ऑन है वो। डेफिनेटली बहरहाल ऑडिट आपके लिए सबसे बड़ा शायद चैलेंज बनना, वो बस अंग्रेजी ही अंग्रेजी ही अंग्रेजी ही अंग्रेजी ही है। उसको लेकिन साथ साथ ही याद किया करें, बाद में तो याद नहीं होता। ऑडिट को कैसे करें? रोज पढ़ के, बट आइडियली आपने स्टार्ट किया, नोट्स बनाया करें। ये थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके नोट्स बन जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट तो अगर क्लास आपने लिया तो सुन के समझ आ जाती है, तो उसके बाद करना क्या है, असल काम तो उसके बाद शुरू होना, उसको याद करके पेपर में भी लिखना। वो साथ साथ याद हुआ हो तो फिर ही होता है। और इसका मेरा ख्याल है तरीका वही होता है कि नोट्स बनाए जाए अपने हाथ से लिख के। प्रैक्टिकली पॉसिबल है अगर साथ साथ किया जाए शुरू, अभी शायद स्टार्ट ही है, इतना अर्सा हो गया। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह कल कवर कर लीजिएगा पिछले हफ्ते में जो है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
सर 5 पेपर एक अटेम्प्ट क्या फर्क पड़ता है सर देने में क्या इस तरह के एम्बिशियस प्लान्स ना बनाया करें। मेरा ख्याल है 3 सब्जेक्ट्स मैनेज हो जाए सफिशिएंट है। तो 5 वैसे क्या मतलब है 4-4 करके करने या तो फिर 8 इकट्ठे करें 5-3 का क्या मतलब हो नहीं मतलब अगली दफा रिलैक्स करने का थोड़ा सा नहीं फिर अच्छा हाँ 2 फाइनल मिला लेंगे साथ सीए तो है सीए तो है अच्छा भला मैंने बीए किया तो हुआ है तो बी के साथ सी ही है क्या फर्क पड़ता है ना करें प्लीज सीए को सीरियस लिया करें। क्या संडे ऑन है बेटा एमी ना डरा करें अल्लाह मालिक अगर कभी होगा तो बता दूंगा ऑफ सदा है होना तो असूलन चाहिए। कल क्या प्लान है वैसे जिस चीज का प्लान है बनता तो यही है कि टाइम वेस्ट ना ही हो। नहीं मुझे पता है सारी रात इबादत करने के बाद सोना है आपने तो रमजान के बाद सही है रमजान के बाद भी रख लेंगे ना अभी तो इबादत का मसला सीजन चल रहा है। जी सर जी 15 जून के बाद नेक्स्ट एंट्री आपने की होगी 30 जून पे। एक सेकंड सब लोग सुने भाई क्या बता रहे 30 जून की एंट्री सुने यार जी सर जी कितने वाला रिसीवेबल कितने पे चला गया है कैसे रीमेजर होता है ये भी क्लियर करेगा 20,000 इंटू रिवाइज रेट ऑफ 60 12 लाख रिकॉर्ड कितने पे था 11 लाख अल्हम्दुलिल्लाह कितना लॉस हो गया और रेट बढ़ गया है बढ़ गया है रिसीवेबल बढ़ रहा है रिसीवेबल बढ़ रहा है तो एंट्री सही तरतीब से शुरू करें रिसीवेबल डेबिट है कितने से और फॉरेक्स गेन आ जाएगा तो लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट हो रही है रिसीवेबल बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है सही है सबकी एंट्री लास्ट एंट्री सर 5 जून 5 जुलाई अब पैसे कितने आएंगे 20,000 इंटू 58 11 लाख 60,000 तो कितने वाला फाइनली रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ है 12 लाख तक आ गया था रिसीवेबल 12 लाख 1 लाख की एंट्री के बाद 11 लाख जमा 1 लाख तो 12 लाख रुपया रिसीवेबल जो था उसके अगेंस्ट बस 11,60,000 रिसीव होना आपको अच्छा नहीं लगेगा ओवरऑल तो लग जाएगा लेकिन इस वक्त आंसर निकलेंगे भूल जाता इंसान कि पहले अच्छा लग चुका है इस वक्त बुरा लग रहा है यही याद रहता है मैं ही रह गया था भूल जाता है कि सारी जिंदगी कैसे गुजारी है रब ने कहाँ कहाँ कर्म किए है मैं तो हमेशा ही फेल हो जाता हूँ हालांकि रब ने बड़ी जगह पर्दा रखा है बनता वहां भी था वहां भी था और वहां तो बनता ही बनता था लेकिन भारत नहीं पास होना बनता था आप क्या समझे गेन लॉस सबको समझ आ गया प्लीज लॉस क्यों है रीजन बताइए क्यों लॉस है मेरा ख्याल है शायद बात बन जाएगी अच्छे बुरे से शायद बात बन रही है अच्छे बुरे से शायद बात बन रही है बाकी ठीक है एंट्री का सही तरह कीजिए तब भी डिफरेंस डेबिट क्रेडिट साइड्स पे भी आ रहा है एक पेज जरा डिस्ट्रीब्यूट करिएगा चले सर ये जरा कॉन्सेप्ट था इसका फॉरेन करेंसी रिसीट्स और पेमेंट्स का बाकी जो रिमेनिंग टाइम है इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं